हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं मैला आंचल उपन्यास को। मैला आंचल उपन्यास हम मूल पुस्तक से देखने वाले हैं। ये आपका उपन्यास जो है वो लगभग आपका 384 पेज के आसपास है, यानी कि 385 पेज के आसपास जो है इसके पृष्ठ हमें पढ़ने हैं। तो ये आपको जो है वो मैं पूरा पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। ये देखते हैं कितनी वीडियो में ख़त्म होता है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी जिससे आपको उबाऊपन आए, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में मैं आपको दूंगी ताकि आप अच्छे से समझकर इसके जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है उनको आप नोट कर सकें। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेणु जी के जन्म से और देखते हैं। बोला मैला आंचल में सबसे पहले रेणु हिंदी भाषा के प्रख्यात साहित्यकार थे और 4 मार्च 1921 ईस्वी को बिहार के पूर्णिया, अब अररिया जो है उसे बोला जाता है, जनपद के ओराही हिंगना गांव में जन्मे रेणु के इस उपन्यास मैला आंचल को बहुत ख्याति मिली थी। ये ओराही हिंगना, ये ना बीच में उपन्यास में भी इसका जिक्र है, याद रखिएगा, ठीक है। बोला इसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से? पद्मश्री पुरस्कार जो है इनको मैला आंचल के लिए मिला है, रेणु को। बोला इस उपन्यास के प्रकाशन ने उन्हें रातों रात हिंदी के एक बड़े कथाकार के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। कुछ आलोचकों ने इसे गोदान के बाद हिंदी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित करने में भी देर नहीं की है, यानी कि गोदान के बाद हिंदी का सर्वश्रेष्ठ जो उपन्यास माना जाता है वो मैला आंचल को ही माना जाता है। रेणु एक लेखक होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। वे वर्ष 1942 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे। भाई एक एक पॉइंट को क्लास वाले बच्चों को बिल्कुल लिखना है कि 1942 यानी कि 1942 ईस्वी को ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे और कितने वर्ष जेल में रहे थे? तो 2 वर्ष जेल में रहने के बाद 1944 में ये रिहा हुए थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हुई नेपाल क्रांति में भी हिस्सा लिया था। ये भी आपको पॉइंट हाईलाइट करना है कि नेपाल की क्रांति में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन में भाग लेने के बाद भी सोशलिस्ट पार्टी के जरिए राजनीति में सक्रिय हुए थे। ये आपको याद रखना है कि रेणु जी ने किसके नेतृत्व में छात्र आंदोलन में भाग लिया था? तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। इनकी कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित फिल्म तीसरी कसम ने इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई। अंत समय तक साहित्य सृजन करने वाले रेणु का निधन 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को हो गया था। कब? 1977 को, ठीक है। अब देखते हैं उपन्यास की भूमिका को, फिर भूमिका से जो है वो हम पात्र की तरफ चलेंगे, फिर पात्र से हम संपूर्ण उपन्यास को जो है वो पढ़ेंगे। भूमिका की बात करें, बोला पहले संस्करण की भूमिका है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास कथानक है। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला। आपको पता है कि पूर्णिया राज्य की बात इसमें की गई है। इसके एक और है नेपाल और दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल है। नेपाल की हमने बात कर ली है कि नेपाल की क्रांति में सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया था और दूसरी तरफ जो है वो पश्चिम बंगाल है। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी मुकम्मल हो जाती है जब हम दक्षिण में संथाल परगना और मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं। तो दक्षिण में जो है वो कौन कौन सी? संथाल परगना और मिथिला की सीमा रेखा खींच देते हैं। मैंने इसके एक हिस्से में ही गांव को पिछड़े लोगों का प्रतीक मानकर इस उपन्यास, थोड़ा ब्लर है आप देख लीजिएगा, ठीक है, इस उपन्यास का दोष बनाया है, ठीक है। बोला इसमें फूल भी है, इसमें फूल भी है, धूल भी है, शूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से भी दामन बचाकर निकल नहीं पाया। बोला ये जो उपन्यास है इसकी सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की तह तक जो है वो मैं खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं अच्छा किया या बुरा किया, जो भी हो निष्ठा में मैंने कमी महसूस नहीं करता हूँ। ये रेणु भूमिका में कहते हैं।
हैं। अब चलिए चलते हैं, अब ये जो इसमें पात्र आते हैं उन पात्रों की तरफ थोड़ा सा पात्र को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें, बोला रेणु, महिला अंचल रेणु का है और रेणु का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास इसको बोला गया है। और प्रेमचंद का जो गोदान है उस उपन्यास के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास इसको माना गया है। 1954 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। इसमें पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव के विस्तृत तथा समग्र कथा जो है वो कही गई है और इसमें कोई एक नायक नहीं बल्कि पूरे अंचल को ही नायक बनाया है। इसमें उद्देश्य अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है। हालांकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है, ऊपर से चिपका हुआ नहीं दिखाई देता। ये भूमिका से लिया गया है महिला अंचल की, ठीक है, याद रखना है आपने। इसमें अंचल की सुंदरता और कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। जातिवाद, अवसरशाही, अवसरवादी राजनीतिक मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें दिखाया गया है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे वाले प्रश्न आपको कूट में पूछे जाते हैं। तो याद रखना है कि महिला अंचल उपन्यास में अवसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड जो है वो दिखाया गया है। क्लास वाले बच्चे ये चीज़ नोट नहीं करेंगे, ये खुद आपको क्लास में मैं पढ़ाऊंगी। मैं आपको जो मूल पुस्तक से तथ्य दूंगी वो तथ्य आपको अपने नोट्स में जो है वो हाईलाइट करने हैं। जो चीज़ लिखने वाली है मैं आपको खुद ब खुद वो बता दूंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि महिला अंचल, बोला महिला अंचल से आंचलिक उपन्यास लेखन परंपरा का आरंभ जो है वो माना जाता है। मलेरिया सेंटर की ज़मीन का क्षेत्रफल 1 एकड़ 10 डेसिमल है। गांव का नाम मैरीगंज है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो रोहतक स्टेशन से 7 कोस की दूर जो है पूर्व कोसी नदी पार करके जो है वो आपका मैरीगंज आता है। गांव का नाम अफसर जो अंग्रेज अफसर WG मॉर्टन ने अपनी दुल्हन मैरी के नाम पे रखा था। अभी आपको जो पेपर में एग्ज़ाम में आपको प्रश्न पूछा गया था वो यहाँ पर इनकी पत्नी नहीं बल्कि बहन को बोला गया था। तो ये एक एक लाइन यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी रात के बज रहे हैं 1:10 हो रहे हैं, तो थोड़ी वॉइस जो है वो ऐसे ही आ रही है, ठीक है, भारी भारी सी। बोला मलेरिया सेंटर मिस्टर मार्टिन की ज़मीन पर बना था। नवाबी तटबंधा, कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है, इसे ही नवाबी तटबंधा कहते हैं। गाँव की मुख्य पैदावार क्या है? धान, पाट और खेसारी। इसके अलावा भी आप उपन्यास में बने रहना, मैं आपको बताऊँगी। इन धान, पाट, खेसारी के अलावा एक और फसल का जिक्र जो है वो बीच में किया गया है जो कि आपको मूल पुस्तक से ही मिलेगा। मैं जैसे उसको पढ़ूंगी आपके सामने हाईलाइट बिल्कुल कर दूंगी। मैं आपको अभी बता दूंगी तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बोला गांव में अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग टोली बनाकर रहते हैं। स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ हमेशा रहती है। राजपूत टोली के लोग कायस्थ टोली को कैथ टोली कहते हैं और अन्य लोग जो जातियों के लोग उसको मालिक टोला कहते हैं। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को क्या कहते हैं? सिपहिया टोली कहते हैं। मठ में सुबह सुबह बीजक शब्द का वाचन होता है। चंदनपट्टी नामक गाँव में हुई सभा में बालदेव, बावनदास और चुन्नी गोसाई 3 ने स्वराज्य में अपने नाम लिखवाए थे। स्वराज्य पद से आशय क्या था? स्वराज चाहने वाले कांग्रेस के सदस्य जो थे, है ना। ये मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर रही हूँ कि जब आप उपन्यास को पढ़ो तो आपको चीज़ें जो है वो पहले थोड़ी सी परिचित लगें, ठीक है। जोतकी नामक चरित्र तुलसी की चौपाई का उल्लेख करते देखेंगे। जोतकी क्या है, उसने क्या क्या जो है वो वहाँ पर काम किए हैं। नदी चली भरी उतराई, जस थोड़े धनखल बोराई। उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है, जिसके प्रथम खंड में 44 परिच्छेद हैं और दूसरे खंड में आपके 23 परिच्छेद है। कुल परिच्छेदों की संख्या जो है वो कितनी हो जाती है? कुल परिच्छेदों की संख्या 67, जो कि पेपर में ऑलरेडी आपके पूछा जा चुका है। पहले खंड के परिच्छेद 11 में सुरंगा सदावृक्ष की कथा का जिक्र है। खंड के एक परिच्छेद 15 में लौरिक तथा कुंवर विजयभान और विद्यापद नृत्य का जिक्र किया गया है। विद्यापद नृत्य के बीच में विद्यापति के गीत अरे अप जस होत जगत हरी भरी गोए। अब यहाँ पर ऐसा है कि महिला अंचल में आपको कौन कौन से कवियों का जिक्र देखने को मिलता है। पूर्ण उपन्यास जब हम पढ़ेंगे तो आपको हाईलाइट करवाऊंगी, आप तथ्यों को
नोट कर लेना, ठीक है। विद्यापति के गीत हैं भभूत आपके भभूति हैं, जिनकी रचना माधव मालती का जिक्र है। पंत की कविता भारत माता का जिक्र 27वें परिच्छेद में है कि भारत माता ग्राम बासनी खेतों में फैला है श्यामल। परिच्छेद 36 में हंस कुमार तिवारी की कविता का जिक्र हुआ है कि दुनिया फूस बटोर चुकी, मैं 2 चिंगारी दे दूंगा। 37 में क्या है कि वर्षा के देवता को माने रिझाने के लिए जो थे वो ये महिलाएं जो थी वो कौन सा खेल खेलती थी, जाट जाटने का खेल खेला करती थी, और ये खेल पुरुष नहीं देख सकते थे। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको कोर्ट में ये प्रश्न बिल्कुल बन सकता है। 39 में संथाल टोली और अन्य में हुए हिंसक संघर्ष में संथाल जो है ये तीर से और अन्य भाला गुलेल से लड़ते हैं, और इसी में संघर्ष में तहसीलदार हर गौरी सिंह जो है वो मारा जाता है। राजबली महतो कौन है, जो हारमोनियम बजाते हैं। स्वराज मिलने के उस समय निम्न कार्यक्रम तय हुए थे, जैसे बलवाही, विदेशिया, कमला और मदमहिया की नौटंकी कंपनी। आपको याद रखना है कि मैला अंचल में एक नौटंकी कंपनी का जिक्र किया गया है। नौटंकी कंपनी कौन सी है आपकी, तो ये कमला एवं मदमहिया की नौटंकी कंपनी। धमदाहा शकरपुर का विदापद है। बसगाड़ा आपका का बलवाही, औराही, हिंगना की भटियाली भकैत। आपको याद होगा कि औराही हिंगना ये क्या है, यहाँ पर रेणु जी का जन्म हुआ है, ठीक है। बोला दूसरे खंड के परिच्छेद 18 में गांधी जी की हत्या का जिक्र है। परिच्छेद 20 में नागर नदी के भारत पाकिस्तान यानी कि वर्तमान में बोला बांग्लादेश के बीच सीमा होने का जिक्र मिलता है। कमली और डॉक्टर प्रशांत के पुत्र का नाम ममता जो है वो कुमार नीलोत्पल यानी कि नीलू रखती है। अभी HPSC के एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया था, पर उनकी ऑप्शन वहाँ पर गलत थी, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने ममता नाम देकर जो था वो आई थिंक मालिनी या मालवी कुछ ऐसा नाम दे दिया था, ओके। चलिए पात्र की बात करें तो सबसे पहले डॉक्टर प्रशांत आते हैं। उपन्यास का केंद्रीय पात्र जो है वो यही है। असल माता पिता इसके जो है वो अज्ञात है। उपाध्याय परिवार को एक हांडी के भीतर कोसी नदी में तैरते हुए ये मिला था, ठीक है। और स्नेहमयी नाम की बंगाली जो डॉक्टरनी थी उसका पालन पोषण करती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से IASC पास करने के बाद ये पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिला इन्होंने लिया है। किसने, आपके जो प्रशांत है। दूसरा जो आपका और ये कमली का प्रेमी है, जो कमली को प्रेम से राजकमल कहता है। दूसरे आते हैं आपके विश्वनाथ प्रसाद, कायस्थ टोली के ये मुखिया हैं। राजा पारवंगा का मीनापुर सर्किल का तहसीलदार है। इसका जिक्र बहुत हुआ है उपन्यास में, ठीक है। जितना उपन्यास अभी मैं पढ़ चुकी हूँ उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। बाद में तहसीलदार से इस्तीफा देकर जो है ये कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। फिर आते हैं आपके बालदेव, जो कांग्रेस के ही कार्य करते हैं। सुराजी चाहने वाले हैं। चंदन पटेल नामक गांव के रहने वाले हैं। गांव को प्रमुखता से याद रखना है। 2 साल जेल में ये रहे हैं। खादी पहनते हैं और मिलने पर जय हिंद का उच्चारण करते हैं। फिर आपके 52 देश आते हैं। कट्टर कांग्रेसी हैं। ये भी कांग्रेस के कार्य करते हैं। स्वराज जी के समर्थक हैं। बोने कद का व्यक्ति है 52 दास जो है, ठीक है। घोर नैतिकवादी और एक बार चंदे के पैसे से जलेबियां खा लेते हैं। 2 दिन तक उपवास करके प्रायश्चित जो है वो करता है, ठीक है। फिर आते हैं आपके कालीचरण, ये सोशलिस्ट पार्टी के कार्य करते हैं। युवा वर्ग का प्रतिनिधि, साहसी शोषण का विरोध करने वाला, डकैती के झूठे आरोप में जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ से भी फरार हो जाता है। कमले आती है, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री है और प्रशांत की प्रेमिका है। रोज शिव पूजन ये करती है, पर किसी अज्ञात बीमारी से ग्रस्त है, जिसका इलाज कराने में ही डॉक्टर परेशान से इसका परिचय होता है। लक्ष्मी है, मठ की दासी है। मठ के महंत द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से शोषित, बाद में बालदेव के साथ रहने लगती है। महंत सेवादास आते हैं। उम्र 50 वर्ष की है इनकी। मैरीगंज के ये मठ हैं, ठीक है। मठ के महंत हैं ये, और पहले बहुत ज्ञानी साधु समझे जाते थे, पर जब से लक्ष्मी दासिन को लाने के बाद लोग इनसे जो था वो बुरा व्यवहार करने लगे थे। प्यारू आते हैं, डॉक्टर प्रशांत का सहायक हैं, और पहले रोहतक स्टेशन में एक होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ 5 साल तक नौकरी कर चुका है। रौधी बूढ़ा आता है, जो कि 3rd जेंडर है। दही बेचने का काम करता है। चाल चलन और बोलने का तरीका बिल्कुल औरतों की तरह है। लरसिंह दास है। मठ में आचार्य गुरु के आने का संदेश लेकर यही आते हैं आपके लरसिंह दास।
सुमृति दास है, बेतार की खबर उपनाम से ये जाने जाते हैं। तहसीलदार विश्वनाथ का रोटी या गवाह यानी कि गवाही की रोटी खाने वाला है। पार्वती की माँ है जो कि अधेड़ उम्र की स्त्री है, लोग इसे डायन कहते हैं। हीरू नामक चरित्र द्वारा इसी शक में उसकी हत्या भी कर दी जाती है। इस चरित्र कर्मकार है जो कि एक क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी हैं। बम पिस्तौल और बंदूक चलाने में माहिर है। कौन? चरित्र कर्मकार। चुन्नी गोसाई हैं, बालदेव और बावन दास के साथ स्वराजी बना था, बाद में सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गया था। गौण पात्र की बात करें तो रामदास ठाकुर, रामकृपाल, ये यहाँ से आप इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से इनकी हम सारी डिटेल जो है वो अब हम यहाँ पर मैला आंचल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं मैला आंचल को और देखते हैं ये गौण पात्र जो है इनका जिक्र कहाँ पर किस रूप में जो है वो किया गया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि बोला गाँव में शुरुआत होती है। ठीक है, गाँव में ये खबर, यहाँ से शुरुआत है उपन्यास की कि गाँव में ये खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई कि मिलिट्री ने बहराचर्यू मिलिट्री ने बहरा चैथरू को गिरफ्तार कर लिया है और लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोलकर ले गए हैं। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ करता था, ना आंदोलन की लहर ही इस गांव तक पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां ज़रूर पहुंची थी। मोगलाही स्टेशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठाकर ले गए थे। इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई और गोली चल गई। अब ये याद रखना है आपको, ठीक है, आपको याद रखना है कि सिख और गोरे सिपाहियों के बीच लड़ाई किस बात को लेके हुई थी। तो बोला जब यहाँ से देखिए कि मोगल आपके मुगलाही स्टेशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठाकर ले गए थे। ठीक है, मतलब मोदी की बेटी को उठाकर ले गए। अरे मोदी वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी को ना समझ लेना भाई, ठीक है, चलो जस्ट मजाक, ठीक है, सीरियस नहीं है ना। अच्छा, इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो जाती है और गोली चल जाती है। ढोल बाजा में पूरे गांव को घेरकर आग लगा दी गई। अब एक बच्चा भी बचकर नहीं निकल सका। कहाँ पर? ढोल बाजा में पूरे गांव को घेरकर आग लगा दी गई। मसहरू के ससुर ने अपनी आंखों से देखा था, ठीक आग में भुनी हुई मछलियों की तरह लोगों की लाशें महीनों पड़ी रही। कौवा भी ना खा सकता था। मिलिट्री का पहरा था। मसहरू के ससुर का भतीजा, ये मसहरू का अब याद रखना है कि कौन कौन से गौण पात्रों का क्या क्या काम है यहाँ पर। ठीक है, कि मसहरू के ससुर का भतीजा फारबिस साहब का खानसामा था। वे झूठ बोलेगा। पूरे 4 साल के बाद अब इस गांव की बारी आई है। दुहाई माँ काली, दुहाई माँ बाबा लड़ सिंह। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखना है ना। ये सब गुवर टोली के बलिया की बदौलत हो रहा है। बिरंची दास ने हिम्मत से काम लिया। आंगन से निकलकर चारों ओर देखा और मालिक टोला की ओर दौड़ा। मालिक तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद भी सुनकर घबरा गए। लेकिन बाल्टी कहाँ से लाया था? जरूर चोरी की बाल्टी होगी। साले जब चोरी करेंगे और गांव को बदनाम करेंगे। मालिक टोले से ये खबर राजपूत टोली पहुंची। कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद और तमता टोली के विरंची, याद रखना है ये कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद और तत्मा टोली के विरंची दास, ठीक है, को मिलिट्री के सिपाही पकड़ कर ले गए। ठाकुर राम कृपाल सिंह बोले, इस बार तहसीलदार का मजा निकलेगा। ज़रूर जमींदार का लगान वसूल कर खा गया होगा। अब बड़े घर की हवा खाए बच्चे। यादव टोली के लोगों ने खबर सुनते ही बलिया उर्फ बालदेव को गिरफ्तार कर लिया। नोट करना है बच्चे, क्लास के बच्चे नोट करेंगे कि यादव टोली के लोगों ने खबर सुनते ही बलिया उर्फ बालदेव को किसने गिरफ्तार किया था? तो यादव टोली के लोगों ने बलिया उर्फ बालदेव को गिरफ्तार कर लिया था। नोट करना है आपको। रस्सी से बांधो, पहले ही कहा था कि ये एक दिन सारे गांव को बंधवाएगा। आपके तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और 1 खस्सी लेकर डरते हुए मिलिट्री वालों को डाली पहुंचाने चले। विरंची को साथ ले लिया। बोले, हिसाब लगाकर देख लो, पूरे 50 रुपये का सामान है। ये रुपया 1 हफ्ता के अंदर ही अपने टोले और लोबिन के टोले के से वसूल कर जमा कर देना। तुम लोगों के चलते। अब तहसीलदार विश्वनाथ जो था, याद रखने कि मिलिट्री वाले लोगों को क्या
पहुंचाने गया था तो 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और 1 खस्सी लेकर, ठीक है। इन सब की कीमत कितने रुपए वसूलने की बात कर रहा था, 50 रुपये। ये आपको लिखना है, ठीक है। आगे है कि मिलिट्री वाले कोठी के बगीचे में हैं। बगीचे के पास पहुंचकर विश्वनाथ ने जेब से पलिया टोपी निकालकर पहन ली। याद रखना है कि विश्वनाथ ने कहाँ गया, बगीचे के पास पहुंचकर विश्वनाथ ने कौन सी टोपी पहनी, पलिया टोपी। किसने पहनी थी, विश्वनाथ प्रसाद ने। ये लिखना है क्लास वाले बच्चों को। और काली थान की और मुँह करके माँ काली को प्रणाम किया, दुहाई माँ काली दुहाई। तो याद रखना है विश्वनाथ जो थे इन्होंने किस माता को प्रणाम किया, काली माता को, ठीक है। बगीचे में पहुँच तहसीलदार साहब ने देखा 2 बैलगाड़ियाँ हैं, बैल घास खा रहे हैं, मिलिट्री वाले ज़मीन पर कंबल बिछाकर बैठे हुए हैं। ए मूड़ी फांक रहे हैं और बहरा चैत्रो भी कंबल पर ही बैठकर मूड़ी फांक रहा है। सलाम हजूर। बिरंची ने सामान सिर से नीचे उतारकर झुककर सलाम किया। सलाम सरकार। बकरा भी मिमिया उठा। अरे ये क्या है, आप कौन हैं? एक मोटे साहब ने पूछा। हजूर ताबेदार राजपरबंगा का तहसीलदार है, मीनापुर सर्किल का। ओह आप तहसीलदार हैं, ठीक बात। हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आदमी है, यहाँ पर एक मलेरिया सेंटर बनेगा। ऊपर से हुक्म आया है, यही बागान का ज़मीन में। मार्टिन साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ये ज़मीन बहुत पहले दे दिया है। तहसीलदार, ये मार्टिन साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ये ज़मीन बहुत पहले दे दिया है, ठीक है। तहसीलदार साहब फिर एक बार सलाम करके बैठ गए। बिरंची हाथ जोड़े खड़ा रहा। राजपूत टोली के राम कृपाल। अब राजपूत टोली के मुखिया कौन है, तो ये आपको लिखना है, राजपूत टोली के मुखिया राम कृपाल, ठीक है। ये आपको लिखना है ना, कि राम कृपाल सिंघव जी कोठी के बगीचे में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बगीचे की पश्चिम वाली ज़मीन की पैमाइश हो रही। कौन सी ज़मीन की, पश्चिम वाली ज़मीन की। कुछ लोग जरीब की कड़ी खींच रहे हैं। टोपा वाले एक साहब तहसीलदार साहब से हंस हंस कर बातचीत कर रहे हैं। और अंत में यादव टोली के लोग बालदेव के हाथ और कमर में रस्सी बांधकर हो हल्ला मचाते हुए आए। उसकी कमर में बंधी हुई रस्सी को सभी पकड़े हुए हैं। फिरारी सुजारी को पकड़ने वालों को सरकार बहादुर की ओर से इनाम मिलता है, 1000, 2000, 5000। तो याद रखना है कि सरकार जो है वो बहादुरी के नाम कितना, 1000, 2000 और 5000 देती है। इसको क्यों बांध कर लाया है, इसने क्या किया है? हजूर ये सुराजी बालदेव गोप है, 2 साल जेहल खट कर आया है। इस गांव का नहीं, चंदनपट्टी गांव का। तो हम पहले ही मैंने आपको बता दिया है थोड़ा सा हेडिंग में कि बालदेव जो था ये चंदनपट्टी गांव का रहने वाला था और स्वराजी चाहता था, ठीक है। ये मौसी के यहाँ आया है, खद्दड़ पहनता है, जय हिंद बोलता है, ठीक है। जय हिंद यानी कि जय हिंद, ठीक है। तो ये याद रखना है कि बालदेव चंदनपट्टी गांव का रहने वाला है। यहाँ पर कहाँ आया हुआ है, मौसी के यहाँ। कितने साल, 2 साल की जेल काटकर खद्दड़ पहनता है, ठीक है। खद्दड़ यानी कि खद्दड़ के कपड़े पहनता है, जय हिंद बोलता है। लिखना है क्लास वाले बच्चों को। अरे बालदेव साहब के किरानी ने बालदेव को पहचान लिया। अरे ये तो बालदेव है सर, ये रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता है। कौन से आश्रम की बात की है, ये रामकृष्ण कांग्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको मूल पुस्तक पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अरे बालदेव साहब के किरानी बालदेव को पहचान लिया। अरे ये तो बालदेव है। बालदेव किस कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता था, तो रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता था। याद रखना है, लिखना है। बड़ा बहादुर है। यादवों के बंधन से मुक्ति पाकर बालदेव ने साहब को किरानी को बारी बारी से जय हिंद बोला, ठीक है। ये देख लीजिएगा, रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम से कौन जुड़े हुए हैं, बालदेव। यादवों के बंधन से मुक्ति पाकर बालदेव ने साहब और किरानी को बारी बारी से जय हिंद किया। साहब ने हंसते हुए कहा, आपका गांव में मलेरिया सेंटर खुल रहा है, खूब बड़ा डॉक्टर आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से मकान बनेगा, लेकिन बाकी काम तो आप लोगों की मदद से ही होगा। तहसीलदार साहब ने ज़मींदारी खाते और नक्शे को तस्वीब करके कहा, हजूर ज़मीन 1 एकड़ 10 डेसिमल में बन रही है ऑलरेडी। ये इसको लिखना है, और नहीं ये आपको नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी आपकी किताब में है। जो चीज़ किताब में है उसको हम वहीं से याद करेंगे। ठाकुर रामकृपाल सिंह को, पर याद रखना है प्रमुखता से इम्पॉर्टेंट है, ठाकुर रामकृपाल सिंह को अब तक साहब को सलाम करने का अवसर नहीं मिला था। विश्वनाथ प्रसाद ने बाजी मार ली थी। जिंदगी में पहली बार सिंह जी को अपनी
निरक्षरता पर गलानी हो। सचमुच विद्या की बड़ी महत्ता होती है, लेकिन भगवान ने शरीर दिया है, उच्च जाति में जन्म दिया है, इसी के बल पर हम बहुत बाबू बबुआन, हाकिम हकाम और अमला फैला से हेल मेल हुआ, जान पहचान हुई। मौका पाते सलाम करके जोर से बोले, जय हो सरकार की, हजूर पब्लिक की भलाई के वास्ते इतना दूर से कष्ट उठाकर आया है और हम लोग हजूर का कोई सेवा नहीं कर सके। गुसाई जी रामायण में कहीं है, धन्य भाग प्रभु दर्शन दीना। ये याद रखना है कि ये कथन जो है वो आपका मैलांचल का है ये, और गुसाई जी ये कहते हैं धन्य भाग प्रभु दर्शन दीना। ठीक है, ये कथन कौन कहता है तो याद रखना है गुसाई जी रामायण। ये कथन कौन कह रहा है यहाँ से याद रखना है आपने। ठीक है, कि विश्वनाथ प्रसाद ने बाजी मार ली थी। ठीक है, अच्छा, हजूर सेवक का नाम, यहाँ से ये पीछे हमने, अब आपने यहाँ से याद रखना है कि गुसाई जी रामायण में कही थे धन्य भाग प्रभु दर्शन दीना, हजूर सेवक का नाम। ये कौन कह रहा है तो ये आपके रामकृपाल सिंह जो है वो कह रहे हैं। ठीक है, कि हजूर सेवक का नाम रामकृपाल सिंह है। बल्द गरीब नेबाज सिंह मोतफा जातू राजपूत मुकामा गुड़ राजपुताना हाल हुकाम मेरीगंज। ठीक है, ये बता रहा है। तो ये धन्य भाग प्रभु हमारे किसने कहे हैं, ये रामकृपाल सिंह के शब्द हैं। सिंह जी हमारा कोई सेवा नहीं चाहिए, सेवा के वास्ते मलेरिया सेंटर खुल रहा है, इसी में मदद कीजिएगा सब मिलकर, यही सबसे बड़ी सेवा है। साहब हंसते हुए बोले, यादव टोली को लोग एक एक कर नज़र बचाकर 9-11 हो चुके थे। उन्हें डर था कि बालदेव को बांध कर लाने वालों का साहब चालान करेंगे। साहब ने चलते समय कहा, 7 दिन के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मिस्त्री आएगा। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। ठीक है, आप लोग बांस, खड़, सुतली और दूसरा दरकारी चीज़ का इंतज़ाम करिए। कौन सी? अब याद रखना है कि जो साहब थे उन्होंने लोगों को कौन सी चीज़ों का जो था इंतज़ाम करने के लिए कहा था, तो लोगों को बांस, खड़, सुतली और दरकारी चीज़। ठीक है, लिख लेंगे क्लास वाले बच्चे, ये चीज़ नहीं है आपकी बुक में। तहसीलदार साहब आप हैं, बालदेव प्रसाद तो देश का सेवक ही है और सिंह जी हैं, आप सब लोग मिलकर मदद कीजिए। सबने हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर स्वीकार किया। साहब दल बल के साथ चले। खस्सी में मिया रही था। बालदेव गाड़ी के पीछे पीछे गांव के बाहर तक गया। बालदेव ने लौटकर लोगों से कहा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली ऑफिसर बाबू थे परफुलो बनर्जी और उनका किरानी जित्तन बाबू पहले कांग्रेस अफसर के किरानी थे। ठीक है, तो इतना ही करते हैं पार्ट। ये दूसरा जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।